गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सब ठीक ठाक? कल का लेक्चर समझ में आया? बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने देखे। क्या वो न्यूमेरिकल्स आपको ठीक से समझ में आए हैं? उसी टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं बेसिक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, ठीक है। उससे हाई लेवल भी होते हैं, लेकिन ये बेसिक लेवल अगर आपको आता है अच्छे से तो समझ लो आप सारे न्यूमेरिकल कर पाओगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले, ठीक है। तो चलिए आज कुछ है हमारे पास में देखने के लिए, दैट इज सूडो फोर्स। मैंने कहा था सूडो फोर्स पे हम और बात करने वाले हैं अभी। तो देखो सूडो फोर्स में क्या है हमारे पास, सूडो फोर्स, द फोर्स हुज ओरिजिन इज नॉट नोन इज कॉल्ड द सूडो फोर्स। यानी ऐसा फोर्स जिसका ओरिजिन है हमको उसका पता नहीं होता कि उसका ओरिजिन क्या है, उसको सूडो फोर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक नोन ओरिजिन होता है ना, एक नोन ओरिजिन होता है, जिसका मतलब है कि या तो वो ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है, या न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स या फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है या टेंशन प्रोवाइड करता है इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतने नोन फोर्सेस है, ये लोग प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये कोई प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है ना, कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। और मैंने कल आपको एक डायग्राम भी दिखाई थी कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करता तो समझ लो हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में है समझो, और जैसे ही सर्कुलर मोशन का धागा, सर्कुलर मोशन करते वक्त में अगर धागा टूट जाता तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर रियल फोर्स होता तो हमारा ऑब्जेक्ट उसकी दिशा में जाना चाहिए था, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो कैसे रहता है, थ्रेड के अलॉन्ग होता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स तो थ्रेड के अलॉन्ग होता है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कट जाए तो बचना चाहिए था सेंट्रीफ्यूगल, और उसने ऑब्जेक्ट को लेकर चले जाना चाहिए था। लेकिन ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन में नहीं जाता बल्कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है। इसीलिए हमने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है, उसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। द नोन इंटरेक्शन हैज अ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेस, बट centrifugal force is not due to these known forces, hence it is called as a pseudo force, ठीक है। it is directed opposite to the accelerated frame of reference। अब ये पॉइंट आपके लिए नया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं। चलो समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ठीक है। इनर्शिया मतलब जो ऑब्जेक्ट अपनी, एक इनर्शिया बेसिक क्वांटिटी आपको मालूम है, आपने 9th में पढ़ा होगा। 9th में आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट मूव करने में, या अगर वो मूविंग है तो रुकने में थोड़ा सा रेजिस्ट करता है। उस रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर एक ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी टू मोशन, उसको इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि वो मोशन नहीं करना चाहते। जैसे आप बस में खड़े हो, बस रुकी हुई है और एकदम से बस चलनी शुरू हो जाए तो आपको पीछे की तरफ धक्का लग जाता है। ये धक्का क्यों लगा? क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आधी बॉडी बस के साथ चलने लगी, ऊपर की बॉडी चलना नहीं चाहती है। उसके मास का इनर्शिया है बॉडी के कि वो चाहता है वहीं रुका रहे, इसीलिए वो पीछे की तरफ में एक जर्क उसको लगता है। या फिर बस आपकी जा रही हो 50 की स्पीड से, तो आपकी बॉडी भी 50 की स्पीड पे होती है, एकदम से बस वाले ने ब्रेक मार दिया तो आपको धक्का लगता है और आप आगे की तरफ जाते हो। ये भी उस वजह से है कि आपकी बॉडी चलना चाहती है, कांस्टेंट चलते रहना चाहती है, आपने उसको ब्रेक मार दिया तो आपकी आधी बॉडी जो है वो ब्रेक लगने के साथ रुक जाती है और आधी ऊपर की बॉडी जो है वो आगे की तरफ चली जाती है। या फिर आप जब एक टर्न ले रहे हो, तो देखो आप जब टर्न लेते हो, लेफ्ट को टर्न ले रहे हो, तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी राइट की तरफ में लीन होती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इस दिशा में जाना चाहती है, आपकी बॉडी डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहती है। लेकिन आप क्योंकि टर्न ले रहे हो व्हीकल के साथ में, व्हीकल के साथ आप जब टर्न लेने लगते हो तो आपकी बॉडी मेंटेन करना चाहती है उसी दिशा को जिसमें पहले जा रही थी, इसीलिए आपकी बॉडी को राइट साइड की तरफ में जो है तो एक फोर्स फील होता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल किसको बोलते हैं? इनर्शियल मतलब द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज फिक्स्ड और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ऐसा फ्रेम जो कि फिक्स है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स, अर्थ इज practically taken as fixed frame। हालांकि अर्थ देखा जाए तो फिक्स नहीं है, ठीक है ना, बट हम क्या कर लेते हैं, अर्थ को फिक्स मान लेते हैं। जैसे मुझे मेरी वेलोसिटी बतानी है, मैं बताना चाहता हूं कि मेरी जो वेलोसिटी है गाड़ी की वो 20 मीटर पर सेकंड है अगर, तो मैं किसको, अर्थ को क्या मानता हूं, 0 मानता हूं। अर्थ को मैं फिक्स्ड मानता हूं। मैं मानता हूं कि अर्थ इज स्टेशनरी और अब मेरी गाड़ी उसके ऊपर चल रही है 20 की स्पीड से, तो मैंने फिक्स फ्रेम किसको बनाया, मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, अर्थ। अर्थ की रिस्पेक्ट से मैंने मेरी वेलोसिटी को दर्शाया है। अरे है कि नहीं बात सही, ठीक है ना। अगर आप जो है तो कार चला रहे हो, तो कार चलाते वक्त आपको कैसे पता चलता है कि आप आगे जा रहे हो?
क्योंकि आपको धरती पीछे जाती हुई दिखाई देती है। अगर सोच लो थोड़ी देर के लिए कि आप एक ऐसे लोकेशन में हो जैसे कि आप समुद्र में हो, ठीक है, समुद्र में आप देखोगे चारों तरफ पानी ही पानी होता है, कोई रेफरेंस फ्रेम नहीं है अगर, ठीक है, और सूरज भी जो है तो ऊपर कहीं तो है और कोई रेफरेंस फ्रेम नहीं है, और आपकी अगर जो बोट है वो आगे अगर चल भी रही होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऐसे लगेगा आप स्टेशनरी हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आगे चल रहे हो जब तक कि आप नीचे देखते नहीं हो पानी को कि पानी पीछे की तरफ जा रहा है, यस, यानी कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर आप अपना मोशन दिखा नहीं सकते। अगर एक अंधेरी रात है, सोचो उसमें आप गाड़ी चला रहे हो और आप गाड़ी चलाते वक्त में ऐसे गाड़ी चला रहे हो रोड पर, और रोड पर कोई रेफरेंस नहीं है, आपकी गाड़ी को हेडलाइट भी नहीं है, कोई पेड़ पौधे पर लाइट नहीं है, कंप्लीट डार्कनेस है, उसमें आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है देखने के लिए कि पोल्स पीछे की तरफ जा रहे हैं, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आप आगे जा रहे हो, ऐसा देखने के लिए कुछ नहीं है। अगर उतने में आपको एक कार दिखाई दे जिसके लाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और वो सिर्फ उसके रेड लाइट दिखाई दे रहे हैं आपको, और वो रेड लाइट आपसे दूर जा रही है या करीब आ रहे, आप ये नहीं बता सकते हो कब तक, जब तक कि आपकी गाड़ी का हेडलाइट ऑन हो और ये दिखाई दे कि जो पोल्स है वो पोल्स जो है हमारे पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, और वो गाड़ी के हेडलाइट जो है, वो गाड़ी की जो रेड लाइट है उसके बाजू में कोई तो रेफरेंस चाहिए देखने के लिए, तब पता चलेगा कि वो गाड़ी हमसे दूर जा रही है या वो हमारी तरफ आ रही है, तो पता चलता ही नहीं है। तो ये सब रेफरेंस फ्रेम का खेल होता है, ठीक है। तो ये है रेफरेंस फ्रेम। वैसे देखा जाए तो देखो अर्थ जो है वो 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रही है ना, और वो हम सबको लेकर 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूरज की गिर्द ऐसे घूम रही है, सूरज के अराउंड ऐसे घूम रही है। 1 लाख किलोमीटर, मोर देन 1 लाख किलोमीटर, 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड में। मतलब वो भी स्टेशनरी नहीं है। सन को देखा जाए तो वो गैलेक्सी के अंदर किसी एक बड़े स्टार के अराउंड में जो है तो रिवॉल्व कर रहा है, गैलेक्सी हमारी और कोई बड़े गैलेक्सीज के अराउंड में घूम रही है, मतलब सबके सब मोशन में है। स्टेशनरी, एब्सोल्यूट स्टेशनरी कोई नहीं होता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली तौर पर मान लेते हैं कि अर्थ को फिक्स फ्रेम माना जाए, तब हम हमारी स्पीड बताते हैं, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा नहीं है, ये रुका हुआ है, ठीक है। आप ऐसे होता है ना, देखो आप एक ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में आपको ऐसे लगता है कि बाजू वाली ट्रेन के, आप देखते हो जब बाजू वाली ट्रेन को, तो ऐसे लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसा लगता है। अब आप ये नहीं बता सकते हो सिर्फ उसको देखते हुए कि आपकी ट्रेन आगे जा रही है या उसकी ट्रेन पीछे जा रही है, क्योंकि ट्रेन में इतना डिफरेंस इतना कम होता है, इतने करीब करीब खड़े होते हैं कि एक ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है और एक ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। कौन सी ट्रेन मूविंग है आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आती है, ट्रेन का इंजन बहुत स्लो स्टार्ट होता है ना, ठीक है, और वो बहुत ही धीमी गति से जो है स्पीड लेता है, एक्सेलरेट होता है, इसीलिए आपको ऐसे लगता है सिर्फ कि अभी शुरू हो गई है गाड़ी चलना, लेकिन आपको ना मालूम पड़ता है कि वो चल रही है ना ये आप चल रहे हो, जब तक आप इधर प्लेटफॉर्म पे नहीं देखते हो। जब आप लेफ्ट में देखते हो प्लेटफॉर्म पे देखते ही आप देखते हो कि प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ट्रेन रुकी हुई बाजू वाली जा रही है। या फिर अगर आप देख रहे हो कि बाजू वाली ट्रेन जा रही है, आप अपने आप को स्टेशनरी मान रहे हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देखो आपका रेफरेंस फ्रेम आपका खुद का ट्रेन है, आपकी खुद की ट्रेन है आपका रेफरेंस फ्रेम, इसलिए आप स्टेशनरी हो और आपको बाजू वाली ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे आप जो है तो यहां पर देखते हो प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म पर देखते ही क्या होता है, आपको दिखता है कि प्लेटफॉर्म भी पीछे की तरफ जा रहा है। आप बोलते हो ओहो हो हमारी ट्रेन चलने लगी है भाई, वो तो ट्रेन रुकी हुई है और ये प्लेटफॉर्म भी रुका हुआ है, हमारी ट्रेन चलने लगी है, ठीक है, ऐसा होता है। तो रेफरेंस फ्रेम इसको बोला जाता है। तो ये हुआ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसकी खुद का भी जो है तो एक्सेलरेशन होता है, उसको नॉन इनर्शियल बोलते हैं। कैसे इमेजिन करोगे, देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आप कार चला रहे हो, आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, किसको, अर्थ को, ठीक है, अर्थ को आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, उसके हिसाब से आपने कार की गति बताई 20 या 30 किलोमीटर पर आवर बोल के, ठीक है। अच्छा, अब कार के एक्सेलरेशन देना शुरू करो, कार एक्सेलरेट हो रही है, और कार जब एक्सेलरेट हो रही हो, अच्छा उससे पहले करते हैं काम, एक्सेलरेशन मत दो, कार की स्पीड कांस्टेंट कर दो, 20 की स्पीड कांस्टेंट है। अब क्या करो, एक स्ट्रिंग लेकर उसको नीचे एक बॉल लगाओ और वो बॉल को ऐसे ऊपर हाथ में रखो, तो आप देखेंगे कि ये बॉल ऐसे स्थिर ऐसे ही लटका रहेगा। इसको बोला जाता है, ये एक्सपेरिमेंट को इसको बोला जाता है पेंडुलम। और ये पेंडुलम कैसा है, नीचे है अभी, क्यों, जब आप कार में नहीं थे तब भी ये ऐसा ही था, जब कार में हो और कार की स्पीड कांस्टेंट है
ठीक है, कार की स्पीड कांस्टेंट है 20, तो तब भी आपका ये पेंडुलम जो है ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, समझ लो। और जैसे ही आपका, तो अभी कौन सा था ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, और जैसे ही आपकी कार एक्सेलरेट होना शुरू होती है, कार की स्पीड बढ़ना शुरू होती है, कार की स्पीड 20, 30, 40, 50, 60 ऐसी जा रही है स्पीड, तो आप देखते हो कि ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम का स्ट्रिंग आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है और बॉल आपकी तरफ आ जाता है। मतलब आपका जो पेंडुलम है वो आपकी तरफ में मूव कर रहा है। मुझे बोलो ये पेंडुलम के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो पीछे जा रहा है। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, कार, और ये कार एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो एक सूडो फोर्स, एक नकली फोर्स आता है जो कि आपके ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है, कोई लगा नहीं रहा उसके ऊपर फोर्स, लेकिन एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स काम कर रहा है और उसको हमने बोलते हैं कि इट इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका रेफरेंस फ्रेम आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, रेफरेंस फ्रेम पूरी कार आपकी आगे की तरफ में मूव हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, और वो पेंडुलम पीछे की तरफ आ रहा है। पेंडुलम पर फोर्स किसने लगाया, कोई भी नहीं, वो फिक्टिशियस फोर्स होता है, वो उसके ऊपर में लगने वाला एक सूडो फोर्स होता है जो कि उसको पीछे की तरफ में लग रहा है उसके ऊपर में। ठीक है, तो ये उसके ऊपर में लगता कब है, जब एक्सेलरेशन होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ना हो तो आपका पेंडुलम स्थिर होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जैसे एक्सेलरेशन होना शुरू है तो अपने जो पीछे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है पेंडुलम वाला ये आने ही वाला है बाद में, यानी कि ये इस तरह का मैंने केस बनाया है। यहां पर समझ लो ये पेंडुलम है और वो पेंडुलम ऐसा हो जाता है, उसके ऊपर में पीछे की तरफ एक फोर्स काम करता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। ट्रक का जो एक्सेलरेशन होगा वो वाला इसके ऊपर में लगेगा। तो ट्रक इस तरह से आपका एक्सेलरेट हो रहा है तो इसके ऊपर में एक फोर्स पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, ऐसा ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोला जाता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर में आपके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो जरा, एक डिस्क है समझो, ठीक है, और ये डिस्क जो है ये घूम रही है, इसके पास में ओमेगा है, और ये डिस्क का ये एक्सिस है, और इस एक्सिस से कुछ दूरी पर एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, एक्सिस से कुछ दूरी पर क्या रखा हुआ है, एक कॉइन रखा हुआ है। अब मुझे बोलो कि ये क्या होगा, यहां पर देखो जरा, जब ये डिस्क घूमने लगेगी तो ये कॉइन वहीं पर रहेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है तब तक। सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। फ्रिक्शन का फोर्स जो है उसको प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये डिस्क की घूमने के बावजूद, ये डिस्क घूमती भी रहेगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कॉइन जो है तो वहीं चिपका रहेगा। लेकिन जैसी स्पीड बढ़ना शुरू होती है और स्पीड एक लिमिट के आगे चली जाती है तो आपके कॉइन के ऊपर में एक फोर्स एक्ट करता है बाहर की तरफ में, तो हम इसको बोलते हैं ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, एक सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स। देखो आपकी एक डिस्क है, वो डिस्क घूम रही है, वो घूमते वक्त में आपने उसके ऊपर कॉइन रख दिया, न्यूटन के हिसाब से वो कॉइन को फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर वो कॉइन उसी के ऊपर में सा घूम रहा है, घूमिंग एंड घूमिंग एंड घूमिंग। लेकिन उतने में क्या हुआ कि जैसे स्पीड बढ़ना शुरू हुई तो एक फोर्स लगा और वो कॉइन सीधा नीचे जाके गिर गया। तो लोगों ने बोला न्यूटन कैसा फोर्स, किधर कैसा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस होता है, तो बताओ ये फोर्स कौन सा है जो बाहर की तरफ चलेगा। तो न्यूटन ने सोचा और बोला कि देखो जब तक वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही थी ना तब तक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर लग रहा था और तब तक ये बाहर नहीं गया था कॉइन। लेकिन जैसे एक्सेलरेट होना शुरू हुआ, यानी कि पहले आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, और उसके बाद जैसे ही डिस्क घूमना शुरू हुई, डिस्क की स्पीड बढ़ना शुरू हुई, यानी ओमेगा इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन आने की वजह से उसने कहा कि ये जो रेफरेंस फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन शुरू हो गया। कॉइन के लिए रेफरेंस कौन है, डिस्क, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन शुरू हो गया। और जैसे डिस्क का एक्सेलरेशन शुरू हुआ तो एक्सेलरेशन शुरू होते ही एक फोर्स आता है जिसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं, और वो सूडो फोर्स ने हमारे कॉइन को बाहर लेकर चले गया, इसीलिए उसने कहा उसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है याद रखो ये बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्या आपको बात समझ में आ रही है ठीक से? चलो फिर हम देखते हैं इसके बारे में और कुछ। अब देखो वर्क डन इन सर्कुलर मोशन, वर्क डन क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा
इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, ओनली एक्सेलरेशन इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अरे है कि नहीं बात सही? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है ओनली एक, जिसको हम बोलते हैं एसी, और रेडियल एक्सेलरेशन ए आर बोलते हैं हम उसको। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? ए आर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर उसकी वैल्यू होती है वी ओमेगा, है ना। और वो डायरेक्शन में इस तरफ होता है एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल या रेडियल। रेडियल सेंट्रिपिटल एक ही बात है। तो देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये है फोर्स की डायरेक्शन, है ना। ये हो जाएगा आपका सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होने वाला है? सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, है ना। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा आपका सेंट्रिपिटल फोर्स। तो देखो वर्क डन कैसे लिख सकते हैं हम? वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस ऑफ थीटा। अरे है कि नहीं बात सही? और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। ये वाला देखो, ये 90 डिग्री है थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 90 इक्वल्स 0 हो जाएगा। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ यूसीएम। ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन दूसरा केस जो है वो क्या है? इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितना एक्सेलरेशन होते हैं बोलो जरा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो जरा, इसके अंदर क्या होगा देखो, ये आ जाएगा एक इधर वेलोसिटी भी, है ना, और इधर एक एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल नाम का, इधर एक एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल नाम का। दो एक्सेलरेशन आ गए, इसीलिए फोर्स भी दो हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे टू एक्सेलरेशन एटी बोले तो टेंजेंशियल, और ए आर बोले तो रेडियल, या एसी बोल दो इसको, क्योंकि वहां मैं एसी लिख रहा हूँ, यहाँ ए आर लिखा तो बच्चे टेंशन ले लेते। ये इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल। अरे है कि नहीं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दो एक्सेलरेशन हो गए। तो देयरफॉर फोर्स भी कैसे हो जाएंगे? एफ टी इज इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रिपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एफ सी सेंट्रिपिटल बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, ये वाला सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो इस तरह के आपके पास में दो फोर्स हो गए। फोर्स भी आपके पास में दो है देखो। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब हम पावर को वर्क डन बोलते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर को लिख सकते हैं अपन वर्क अपॉन टाइम, यानी इसको लिख सकते हैं दो फोर्सेस, फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा वर्क के लिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोले तो वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा फोर्स एफ टी प्लस एफ सी, और यहां पे आ जाएगा इंटू वेलोसिटी, इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे इसको फिर? एफ टी इंटू वेलोसिटी डॉट डॉट प्रोडक्ट प्लस एफ सी डॉट वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो इसमें से अगर आप देखेंगे कि ये पावर है हमारे पास में, और हम देखते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए सेंट्रिपिटल फोर्स और वेलोसिटी, वेलोसिटी का वेक्टर है ये, वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रिपिटल फोर्स के बीच में एंगल कितना है देखो, डॉट प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है? अगर मैंने ऐसा लिखा एफ वी, एफ डॉट वी लिखा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एफ वी कॉस ऑफ थीटा, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये वाले केस में देखो एंगल कितना है, ये वाले केस में थीटा कितना है देखो, थीटा इज इक्वल टू 0, और ये वाले केस में थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि देखो एफ सी इधर है, ये एफ सी है आपका पीछे की तरफ, और ये एफ टी है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एफ टी और वी में 0 डिग्री, और एफ सी और वी में 90 डिग्री। अरे है कि नहीं बात सही? तो फिर आप क्या लिख दोगे? देयरफॉर पावर इज इक्वल टू, ये पावर स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? cos 0 इज 1, तो ये आ जाएगा एफ टी वी, एफ टी डॉट वी, ऐसे आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू प्लस 0 हो गया। तो हमारे पास पावर आया, पावर इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी, टेंजेंशियल फोर्स इंटू टेंजेंशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी भी टेंजेंशियल होती है, अगर लिखना है तो लिख लो, टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये बाहर की तरफ ऊपर लगने वाली वेलोसिटी टेंजेंशियल। लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, उसमें लिखने की क्या बात है? अगर ना भी लिखा तो आपको बुरा नहीं
लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा हुआ तो हमारे पास पावर होता है, मतलब वर्क डन इसके केस में आता है, पावर आता है उसके केस में। कौन से केस में? जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, जिसके अंदर एक्सेलरेशन आता है, उसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर यूसीएम की बात की जाए तो उसमें वो फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट या सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी, अगर इसमें भी अगर पावर का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो देखो जरा, पावर इज इक्वल टू फोर्स सेंट्रीपिटल डॉट वेलोसिटी एफ डॉट वी, क्योंकि पावर जो है वो स्केलर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट ही होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस तो हो नहीं सकता। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। और इसके अंदर में कॉस की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है, देखो जरा लिखिए अपन ने, थीटा की वैल्यू 90 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ वी कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो पावर इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें पावर नहीं होता और इसमें पावर होता है। तो ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है क्या? चलो ठीक है, मैं आपको कुछ और अच्छी चीजें समझाता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, हमको समझना है अभी कॉन्सेप्ट ऑफ रोटर। एक रोटर है, एक सिलेंडर होता है, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर होता है, बहुत बड़ा होता है, रेडियस बहुत बड़ा होता है उसका, ठीक है, मीटर्स में हो सकता है मे बी, और ये गोल घूमता है, ठीक है, ये गोल घूमता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक प्रोड्यूस होता है जो कि दीवार की तरफ लगता है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ, पहले बेसिक इधर समझ लो, इधर आ जाओ जरा। देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये एक बेसिक बनाता हूँ मैं, ये है ग्राउंड, इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है। तो हम जरा समझेंगे कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है। ये मास रखा हुआ है, ये मास है समझ लो m, ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा बताओ जरा? नीचे की तरफ लगेगा mg, है ना। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसको चलाना शुरू कर दूं, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा दूं, ये है अप्लाइड फोर्स, है ना, ये अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन किधर आता है? फ्रिक्शन इस दिशा में आता है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसको बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ आर जो होता है, एफ आर इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या आपको फ्रिक्शन पता है क्या होता है? और इसको बताया जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि इसको हम ऐसे बता सकते हैं म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर। मैं उसके इसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो वहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है देखो जरा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी है ना। और फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखा मैंने? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो था वो mg के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स में? फ्रिक्शन और ये म्यू एस क्या है जरा देख लेते हैं। ये व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस जस्ट एक कोएफिशिएंट होता है, इसको एक कोएफिशिएंट बोला जाता है, याद रखो इसको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है, जैसे कि लाइट में आप देखते हो ना, लाइट के अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, वैसा इसका कोई तो भी एक कोएफिशिएंट होता है। अच्छा ये समझ लेते हैं अभी कि रिएक्शन क्या होता है। mg बोले तो वेट, अभी जो वेट मेरा इस अर्थ पर लग रहा है उसको वेट बोलते हैं, mg बोलते हैं, ठीक है। और अर्थ मुझ पर जो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। अगर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और फोर्स नीचे की तरफ mg, ये दोनों बैलेंस हो जाए तब मैं ये फ्लोर पर खड़ा हूँ। समझ लो कि नॉर्मल रिएक्शन मुझ पे ये अर्थ लगा नहीं पाई, ये फर्श लगा नहीं पाई नीचे की, तो क्या हो जाएगा? मैं इसके अंदर जाना शुरू हो जाऊंगा। यानी कि क्या हो जाएगा? देखो आपको पता है कि जैसे रेत पर आप खड़े होते हो, सैंड पर खड़े होते हो आप, तो जैसे आप सैंड पर खड़े होते हो क्या होता है? आप थोड़ा सा अंदर चले जाते हो, आपके पैर थोड़े से अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सैंड जो है आप पर उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा पाती है, लेकिन थोड़ा अंदर जाने के बाद आप पर वो रिएक्शन बराबर हो जाता है, इसलिए आप रुक जाते हो। एक कार्टन बॉक्स है, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, आप सीधे धम से नीचे गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो कार्टन बॉक्स आपके ऊपर उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा पाता जितना आपका वेट है mg। यहाँ पे ये फ्लोर पे ये रुका हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि ये स्टेशनरी कंडीशन में है एंड ये mg के बराबर है। लेकिन ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शन ऑपोजिट क्यों है? जब अप्लाइड फोर्स लगाया जाता है आगे की दिशा में तो फ्रिक्शन पीछे की दिशा में काम करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन के ऑपोजिट काम करता है, याद रखो। फ्रिक्शन मोशन के अगेंस्ट होता है, अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट नहीं होता है, मोशन के अगेंस्ट होता है। अप्लाइड फोर्स किधर भी हो, अप्लाइड फोर्स अगर ऐसा ऊपर की तरफ टेढ़ा रहा तो थोड़ा सा इंक्लाइंड एंगल पे, तो फिर आप क्या बोलोगे? फ्रिक्शन ऐसा है कि नीचे की तरफ? नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शन ऐसे ही होता है, फ्रिक्शन ऐसे ही है। मोशन किधर होने वाला है उसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख देंगे कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस डायरेक्शन ऑफ मोशन, इंटेंशन ऑफ मोशन, इंटेंशन नियत, ठीक है। तो अगर समझ लो
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये तो म्यू एस हो गया, और ये क्या है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द इंटेंशन ऑफ मोशन, मोशन की इंटेंशन आगे की तरफ चलने की है तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे, मोशन ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन नीचे, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन जब भी कांटेक्ट में हो तब अगर ये बॉक्स को मैंने ऊपर उठा लिया फोर्स, ये बॉक्स को मैंने अगर ऊपर उठा लिया अगर फ्लोर से, तो फिर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, फ्रिक्शन हमेशा रहेगा फ्लोर के साथ जब लगे हो तब, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा अब मैं ऐसे लिखता हूं, देखो एक और चीज, ये है वॉल, ये क्या था फ्लोर, और ये क्या है, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, और मैंने वॉल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करके रखा है, ऑब्जेक्ट का मास m है, मैंने वॉल के ऊपर उसको होल्ड करके रखा है, जैसे कि ये डस्टर, देखो होल्ड करके रखा है ना उसको, ऐसे होल्ड करके रखा है, नहीं तो नीचे जाना चाह रहा है तो मैंने उसको होल्ड करके रखा है। अभी मैंने उसको जो होल्ड करके रखा है तो मुझे बताओ कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा और mg किधर होगा, देखो जरा, तो mg काम करेगा नीचे की तरफ, mg, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा ऑपोजिट टू फ्लोर, परपेंडिकुलर टू फ्लोर होता है, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू फ्लोर, परपेंडिकुलर टू फ्लोर। फ्रिक्शन का किधर काम करेगा, जैसे ही ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन किधर, फ्रिक्शन आता है ऊपर की तरफ, तो हम ऐसे लिख देंगे कि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये नॉर्मल रिएक्शन किसका रिएक्शन है, एक्चुअली किसके खिलाफ है वो, मैंने यहाँ पे तो देखो mg नीचे था तो उसके अगेंस्ट में आया था नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे कौन है अंदर की तरफ जिसके अगेंस्ट में नॉर्मल रिएक्शन आया, करेक्ट, मैंने जो फोर्स लगा रखा है वो अंदर की तरफ है ना, अरे भाई अप्लाइड फोर्स, अरे अप्लाइड फोर्स अंदर की तरफ है ना, ये देखो, देखो अप्लाइड फोर्स किधर की तरफ, अंदर की तरफ, ये देखो अप्लाइड फोर्स, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा मैं अप्लाइड फोर्स को कम करता हूँ, गए नीचे, ठीक है, तो ये क्या होता है नीचे, उसका फ्रिक्शन कम है इसीलिए चला गया वो, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता तो थोड़ा स्लोली जाता था, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, देखो ये बहुत ही स्मूथ है सरफेस, इसलिए वो नीचे धड़ से गिर गया। तो हम बोलते हैं यहाँ पे इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन कैसी बनेगी, फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू mg के बराबर, है ना, ऐसे हो जाएगा। इस केस के अंदर में ये वाले केस आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो हर बार फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो म्यू mg के बराबर नहीं होता, याद रखो, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू mg के बराबर नहीं होता, कभी कभी फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर भी हो जाता है, यहाँ पे म्यू नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है इसको, फ्रिक्शनल फोर्स कौन है, तो हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिखो, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, इट इज इक्वल्स टू mg। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट है, तो मैं लिखूंगा म्यू एस इंटू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू mg। अरे समझा क्या, ठीक है, ऐसी इक्वेशन बनती है। हमेशा याद रखना आपका नॉर्मल रिएक्शन का आपका जो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है वो ये है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला ये, नॉर्मल रिएक्शन हर बार mg नहीं रहेगा, कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है, कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर भी हो सकता है, या नॉर्मल रिएक्शन किसी और के बराबर भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ, ये सब कुछ सीखा, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ये रोटर में एक्चुअली होता क्या है, ये रोटर में क्या होता है, यहाँ पे एक बंदा जाके खड़े हो जाता है। अब मैं बंदे की ड्राइंग तो नहीं करूंगा, मैं उसको सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम से बता दूंगा, ऐसे ब्लॉक डायग्राम से हम बता देंगे उसको, ठीक है, और वो ऐसे बीच में चिपक गया वो इसको वॉल को, और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे ये मैन है, ठीक है, ठीक है, ऐसा है मैन। और ये क्या हो गया, ये बस दीवार को ऐसे पकड़ के खड़ा हो गया, ये दीवार को बस ऐसे लग गया क्योंकि ये घूम रहा है, ये घूमने की वजह से ये उसको चिपक जाता है। तो अब इसके ऊपर मैं फोर्सेस बताओ जरा, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है, एक फोर्स इधर, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा बाहर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा बताओ जरा, बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा, क्योंकि ये घूम रहा है, घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ होता है, तो हम लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर, ये r रेडियस, ये ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय r भी लिख सकते थे लेकिन v नहीं है मेरे पास, ये ओमेगा लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, mg किधर नीचे की तरफ, और रिएक्शन किधर, सॉरी फ्रिक्शन किधर, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। अरे समझा कि नहीं, है ना, ऐसे हो जाएगा केस। तो मुझे ये बताओ कि ये ओमेगा कम से कम कितना होना चाहिए, जैसे जैसे ये ओमेगा बढ़ते जाता है ना, देखो ये जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा तो इसके ऊपर फोर्स बढ़ता है, ये कौन सा एम आर ओमेगा स्क्वायर, देखो ये फोर्स। FCF कब बढ़ता है, देखो m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ओमेगा
वेरिएबल है। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा ये ज़्यादा जोर से घूमने की कोशिश करेगा, जितनी स्पीड से घूमेगा हमारा ओमेगा उतना ज़्यादा होगा, ओमेगा जितना ज़्यादा होगा ये फोर्स बढ़ता जाएगा, ये फोर्स बढ़ेगा व्हेन ओमेगा इंक्रीजेस। ओमेगा जब इंक्रीज होता है तो ये फोर्स इंक्रीज होता है, ये फोर्स इंक्रीज हुआ तो हमारा बंदा जो है वो दीवार को चिपके रहता है, गिरता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक खास वेलोसिटी आएगी, कम से कम मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू पे ये चिपका रहता है और जैसे ही मिनिमम से कम हुआ ये गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको उसके mg को बराबर होल्ड नहीं कर सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको इतना नहीं होल्ड करता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, चलो बनाते हैं, लिखो ये फास्ट, लिख लिया? देखो जरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको ऊपर कौन बना के रखेगा, देखो ये कब तक टिका रहेगा, तो मैं बोलता हूं यहाँ पे कि मैन विल स्टिक्स और रेस्ट with the wall until as long as फ्रिक्शन फोर्स mg को होल्ड कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स किसको होल्ड कर रहा है, mg को होल्ड कर रहा है, ठीक है। जब तक फ्रिक्शन फोर्स mg से ज्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा तब तक ये बंदा उसको टिका रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी, लिखो, तो हमने लिखा फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू एस स्टैटिक कोएफिशिएंट, ये म्यू एस यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, म्यू एस जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, बट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन को यहां ले जाके रखते हैं, देयरफॉर हम ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू एस इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है या ग्रेटर देन होता है एम जी के, ठीक है। तो एम एम गेट्स कैंसल, आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलता हूं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन म्यू एस इंटू आर। तो हम यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर ओमेगा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन म्यू एस इंटू आर, जी अपॉन म्यू एस इंटू आर। इतनी वैल्यू होनी चाहिए कम से कम, सो दैट आपका बंदा जो है वो दीवार से चिपका रहे, लेट आर की वैल्यू समझो 5 मीटर और म्यू एस की वैल्यू ले लो समझो 0.4, है ना, ऐसा ले लो, लेके देख लेंगे ना तो क्या हो जाता है। और जी की वैल्यू तो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट मीटर है। तो हम बोलेंगे कि ओमेगा मिनिमम कितना हो जाएगा, देखो जरा, ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी की वैल्यू 10, नीचे आ जाएगा आपका 5 इंटू 0.4 बोले तो कितना होता है वैल्यू, 0.4 इंटू 5 तो 2 होता है, ठीक है। 2 से ये चलेगा कितना, √5, ठीक है, ऐसी वैल्यू हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू √5 बोले तो 2.2 ले लेते, 2.2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आप इतनी ही स्पीड से उसको घुमा सकते हो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में, इससे ज्यादा अगर घुमाएंगे तो वो चिपका रहेगा, इससे कम अगर स्पीड हुई तो वो गिर जाएगा, ठीक है। और हम इससे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, देखो जरा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है, तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू तो 5 मीटर है, इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू 2.2 है, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, वेलोसिटी इज इक्वल टू 11
सही बात है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड। 11 मीटर पर सेकेंड उसकी लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए भाई। अगर लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी इधर होती है ना, ये इधर इधर जाती है, ऐसी लीनियर वेलोसिटी, ऐसी ये लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए। तो लीनियर वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड है, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट निकालना है। अगर आपको रेवोल्यूशन पर सेकंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बोल के। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, खुद 2.2 है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2.2 है, और नीचे 2 पाई बोले तो 6.28 है। यानी कि कुछ तो भी रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड वैल्यू उसकी आती है। ठीक है, तो ये हुआ कुछ हमारा बेसिक फंडा रोटर के बारे में, कि कितनी वेलोसिटी देने पर वो बंदा जो है वो इस दीवार से चिपका रहेगा। यानी कि कम से कम कितनी वेलोसिटी हो सकती है, इससे कम वेलोसिटी करेंगे, अगर इससे कम वेलोसिटी करेंगे ओमेगा से, अगर इससे कम वेलोसिटी करेंगे तो वो बंदा गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को याद रखो। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।